नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 13 तक ऑलरेडी जो है वह वीडियो बनाकर एग्जाम फर्स्ट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और एग्जाम फर्स्ट चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनाकर सभी वीडियो को जो है एक साथ जो है सीक्वेंस वाइज रख दिया गया है। तो जो भी साथी शुरुआत से यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 13 तक अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, वह सभी साथी जो है वह चैनल पर जाकर और पूरा क्रम से जो है वह वीडियो को देखेंगे। तो साथियों, आज से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का और सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप सभी साथी जो है वह विश्वास बनाए रखिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पूरा 100 प्रश्न व्याख्या सहित हल करवाया जाएगा। तो निसंदेह जो है वह आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो आइए साथियों, शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, यह बताना है। तो उष्म व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, दंत है, तालव्य है। तो आप जो है इस प्रश्न का आप भी जो है अपने मन में उत्तर को सोचेंगे और उसके बाद मैं आपको उत्तर को बताऊंगा और आप जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट में लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी, यानी कि य र ल और वह जो है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उष्म व्यंजन जो है वह बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह जो है यह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। दंत व्यंजन जो है वह तो वर्ग जो होता है वह दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है और तालव्य जो है वह च वर्ग के व्यंजनों को तालव्य व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि कौन उष्म व्यंजन नहीं है। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही व्याख्या में बताया कि जो है तीनों स जो होते हैं और ह जो होता है वह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प सी है, यानी कि ग जो है यह उष्म व्यंजन में नहीं आएगा, क्योंकि क वर्ग जो होता है यानी कि क, ख, ग, घ और ङ, यह जो है कंठ जो है वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, यह बताना है। तो विकल्प ए, बी, सी और डी, तो इन चारों में से आपको बताना है कि निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि यह जो है साइन, यह निर्देशक चिन्ह का साइन है। अब प्रश्न 4 देखेंगे कि सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का आप जो सही उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न को आप 1 से 2 बार पढ़िए और उत्तर अपने मन में आप सोचेंगे कि सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी, तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी, यानी कि एक पत्नी व्रता, क्योंकि सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी नहीं थी, बल्कि वह एक पतिव्रता नारी थी। इसलिए यहाँ पर जो है यह विकल्प जो है वह गलत है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर हमको बताना है। प्रतिनिधि, तो यहाँ पर प्रतिनिधि को ही कई तरीके से लिखा गया है, तो जो सबसे शुद्ध विकल्प है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा, लिखा भी होगा, तो प्रतिनिधि जो है वह विकल्प ए में सही लिखा है, यानी कि तीनों अक्षर में छोटी ई की मात्रा यहाँ पर रहेगी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप जो है कि आप एक बार जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है गरीब आएगा।
गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर हम देखेंगे कि जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और गुणवाचक सर्वनाम है। तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोचेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो शब्द जो अंडरलाइन किया गया है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा में जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। काफी में कौन सा विशेषण है? आपको यह बताना है कि काफी में कौन सा विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि कई बार काफ़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है बोलचाल की भाषा में। तो काफ़ी शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, तो यह जो है कम, काफ़ी, या जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर हम तो ये तो बता रहे हैं उसका परिमाण तो बता रहे हैं, परंतु वहाँ पर निश्चितता हम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वह अनिश्चित परिमाणवाचक का जो है वह उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी होगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया और अप्रत्यक्ष क्रिया। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बताना है कि चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है योजक क्रिया है। जो योजक दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे उसे संबंध द्योतक या योजक क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। यहाँ पर हमको तू का सही बहुवचन बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन तुम लोग होगा। आप लोग आदर्शसूचक आपका बहुवचन है और हम जो है उत्तम पुरुष मैं का बहुवचन रूप है। तो यहाँ पर तुम लोग होगा न कि तुम लोग हो, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर आप से का इस्तेमाल देखिएगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हमने कई प्रैक्टिस सेटों में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वह विकल्प ए यानी कि अपादान कारक, क्योंकि से जो विभक्ति है वह दो जगह यूज होती है, एक करण कारक में और एक अपादान कारक में। तो जो करण कारक में से की विभक्ति होती है वह जुड़ने के अर्थ में होती है, जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य होता है उसमें जो है करण कारक होता है। परंतु जहाँ से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, यानी कि जहाँ पर इस तरह का भाव हो कि वहाँ से कोई चीज़ अलग हो रही है, जैसे वह कुत्ते से डरता है, वह चोर जो है पुलिस से भागती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी कि दोनों चीज़ें अलग हो रही हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो विभक्ति क्या होती है। तो कर्ता का ने होती है, कर्म का को होता है, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए यानी कि को लिए, अपादान का से अलग होने पर और संबंध का के की रा रे री, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे ओ अरो अरे जो है यह विभक्ति होती है और विभक्ति को ही परसर्ग कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है, यह बताना है। संकर यानी कि हाइब्रिड। तो हाइब्रिड किसे कहते हैं? जब कोई दो लोग से जुड़ता है, जब दो चीज़ें अलग अलग प्रकार की ला करके जोड़ दिया जाता है तो उसको जो है हाइब्रिड कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जो चुगलखोर शब्द है यह एक संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे थानेदार मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, और नारिकेल जो है यह तत्सम शब्द है। आतिशबाजी जो है विदेशी शब्द है, और लफंगा जो है यह देशज शब्द के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बताया कि जो आतिशबाजी है वह विदेशी शब्द है और लफंगा जो है यह देशज शब्द है। अब साथियों प्रश्न नंबर 13 पर हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। तो यहाँ पर उचित शब्द बताना है, तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि रास जो है यह उचित शब्द होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्नगत वाक्य में पिता ने बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी में रेखांकित पद कमी के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प हास है। तो यहाँ पर जो एक कमी जो है यह रेखांकित शब्द था और इसी का हमको इसका उचित विकल्प बताना था। तो कमी का हम जो है यह कह सकते हैं कि ह्रास जो होता है वह कमी के लिए प्रयोग किया जाता है और अधिक के लिए वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि इनमें से किसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो निशेष, निर्दोष, निर्वाह और निर्बल। तो यहाँ पर हमको बताना है कि किसमें जो है वह निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो निशेष में निर उपसर्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वह नि उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य शब्द जैसे निर्देश, निर्बल, निर्वाह में निर उपसर्ग लगा हुआ है और निर का अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि कृष का हमको यहाँ पर बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि ऋष पृष्ठ जो है वह कृष का विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16 कि सौदामिनी जो है वह किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर दारा, गंगोत्री, व्यापारी और विद्युत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि सौदामिनी जो है वह विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है बताना है। साथियों मैंने कई बार आपको बता चुका है कि जिस प्रश्न में लास्ट में नकारात्मक शब्द से प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना होता है, उसके बाद ही आप अपना उत्तर देंगे। तो पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो 5 निर्णय करने वाला ग्राम सरपंच और पंचानन। तो जो पंचानन होगा वही जो है पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है यहाँ पर बताना है। तो आग, हवा, हवा आग, जंगल आग, हवा और जंगल। तो जो पहला शब्द लिखा है अनिल उसका अर्थ होता है हवा, और जो अनल है वह आग शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए आपको एक शब्द का बताना है। सरोकार, निराकार, साकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि निराकार जो है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि पौ धन अन को संधि युक्त करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर पवन, पावन, पौन और पाचन। तो साथियों यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग किया गया है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि पौ धन अन जो है वह पावन जो है इसका संधि होगा। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आमरण में जो है यहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई यानी कि आमरण में जो है वह अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है, तो प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। तो साथियों यहाँ पर कोई दूसरा किसी के लिए कामना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, अभिनव गुप्ता, तुलसीदास और भट्टनायक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि रस सूत्र के जो जनक हैं वह भरत मुनि को माना जाता है, और भरत मुनि के अनुसार जो रस होता है उसकी संख्या जो है वह 8 होती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ऐसे जो है काव्य में 9 रस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है रस जो है 8 प्रकार के होते हैं। अब साथियों अगला प्रश्न देखेंगे कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, और इस काव्य पंक्ति में अलंकार हमको बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें यहाँ पर प्रयोग किया गया है। विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, उदाहरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर विरोधाभास जो है अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप जो है पूरा पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर विरोधाभास बात किया गया है, क्योंकि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं में विरोधाभास अलंकार है, और जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ जो है विरोधाभास अलंकार होता है। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है विघ्न आना, बेफिक्र होना, टाल मटोल करना और शक्तिहीन होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गांठ का पूरा होना मुहावरे का अभिप्राय है मालदार, धनी, और वाक्य में अगर प्रयोग किया जाए तो दीपक है तो गांठ का पूरा, किंतु है बिल्कुल बुद्धू। तो यहाँ पर गांठ का पूरा का अर्थ होता है मालदार होना यानी धनी होना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रेखा चित्र से संबंधित है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाओं में निबंध जो है गेहूं और गुलाब, संस्मरण जो है जंजीर और दीवारें, और यात्रा वृतांत है पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, और नाटक जो है वह सीता की माँ और अम्बपाली जो है इनसे संबंधित रचनाएं हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 से 30 तक के लिए यहाँ पर हमको गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधारित जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आसान प्रश्न होते हैं, और आप जो है 1 से 2 बार पैसेज को पढ़ते हैं, और उसके बाद जो प्रश्न दिया रहता है उसको आप पढ़ते हैं, और उसके बाद जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप वहाँ पर गद्यांश में सर्च करते हैं, तो आप जो है 99% जो है सटीक उत्तर पर आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 देखना है कि उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि विकल्प ए यानी कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, फौज का महत्व निरूपित किया जाए और फौज के क्रियाकलापों को बताया जा सके, और सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता सांकेतित की जाए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो गद्यांश के अनुसार है वह विकल्प ए यानी कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो युवा अवस्था में सत्य का आचरण, प्रत्येक अवस्था में निडर रहना, और बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास, और बचपन में सैनिक शिक्षा का अभ्यास। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। अगला प्रश्न कि धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है किस पर। सहिष्णुता पर, धर्म पालन पर, भक्ति और ज्ञान पर, और सदाचार के नियमों पर।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि सदाचार के नियमों पर। व्यवहृत शब्द का पर्याय है निषेध, आचारित, आगमन और विचरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि विकल्प बी यानी कि आचरित। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने रीजनिंग के प्रश्नों को स्किप कर दिया और प्रश्न नंबर 46 से यहाँ पर हम जो है जीएस के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, यानी कि पाटलिपुत्र, अमरावती, वैशाली और मगध। तो आप जो है इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो यहाँ से जो है प्रश्नों को हम यहाँ पर जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है वह थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उन्होंने अपनी राजधानी जो है सबसे पहले कन्नौज को बनाया और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कन्नौज ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक जो है प्रस्तावित किया गया था? एल्बर्ट बिल, अधिकारों का बिल, आपराधिक जनजाति अधिनियम और सिंध भूमि उड्डयन विधेयक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अधिकारों का बिल जो है वह पेश किया गया था। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल यानी कि विधेयक प्रस्तावित किया गया था और इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें इस प्रकार थी। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, भारत का एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। तो इस तरह का जो अधिनियम है वह वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना के पेड़ की छाल का दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो इस प्रश्न का हमको सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी को मंजूरी दी जाती है। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। सुश्रुत, कश्यप, चरक और पतंजलि। तो इस प्रश्न का आप सभी साथी भी उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चरक जो है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे। आमिर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि आमिर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। आमिर खुसरो मुस्लिम कवि थे परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने काव्यात्मक शैली में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई और इन्हें निजामुद्दीन औलिया ने तुर्क-उल्लाह की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी साथी जो भी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वह एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में निर्णायक जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी थी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था।
अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो यह समझौता कब हुआ था आपको बताना है। 1966 में, 1962 में, 1965 और 1971 में। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 1966 में। ताशकंद समझौता और भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता है जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया। और ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया जो उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे कि अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 108 अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि माजुली जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि भारत और श्रीलंका जो है वह पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग किया जाता है और 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव तथा लक्षद्वीप के मध्य से यह जो है 8 डिग्री चैनल गुजरता है। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पोंग बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे कि मर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, न कि गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और बिहार में। मर्मुगांव बंदरगाह जो है वह गोवा राज्य में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि नारंगी का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है एवं लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य का जो निम्न क्रम है वह लाल, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी और बैगनी का आता है। आप इसको विबग्योर के जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी आप इसको याद कर लेंगे। कुकुर खांसी यानी कि वूपिंग कफ के संचरण का तरीका क्या है। संपर्क, छोटी बूंद, ड्रॉपलेट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि छोटी बूंद यानी कि ड्रॉपलेट। प्रश्न नंबर 61 हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों विकल्प ए यानी कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। क्या सुरक्षित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद यानी कि NMSC के विकास को किस स्थान पर मंजूरी प्रदान की है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लोथल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी कि NMSC के विकास को मंजूरी प्रदान की और यह परियोजना भारत की 4500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहां पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वाराणसी में।
दिया मिर्जा को किस फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल यानी कि ALTEFF। तो साथियों आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना है क्योंकि यह जो है आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो ALTEFF का फुल फॉर्म है ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आप सभी दोस्त जो है उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर एक साथ कार्य करते हैं। इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? .docx.pot.doc.xlsm। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। PPTL MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया मॉडिफाइड वर्जन है। .pot MS पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है और .xlsm फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल एक्सेल 2007 या नए में बनाए गए एक्सेल माइक्रो सक्षम वर्कबुक फाइल है। अतः विकल्प ई जो है सही है। तो साथियों आपने docx, xlsm और .doc तो आपने सुना होगा, परंतु जो .pot है तो वह जो है MS पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आप इसे जो है गलत मत समझिएगा यहाँ पर कि POT जो है इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि जो .pot है वो पावर पॉइंट के टेम्पलेट का जो है एक एक्सटेंशन है। प्रश्न नंबर साथियों 68 देखेंगे कि जब आप एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें विकल्प आपको निम्न की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि यह नियंत्रित करें कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 69 कि MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि फॉर्मेट पेंटर जो है इसमें हेल्प करता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर यानी दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे, आसान प्रश्न है, आप कमेंट में लिखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मॉनिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि टेप ड्राइव जो है वह एक ब्लॉक डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि जो सबसे सामान्य सॉफ्टवेयर है वह कौन है? तो गेमिंग इंजन, SOS, कंपाइलर और मैटलैब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। यह प्रयोगकर्ता से कमांड तथा निर्देश ग्रहण करता है और कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है। अतः जो है विकल्प ई जो है सही है। तो सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह OS है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन कहलाती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उसे जो है डेस्कटॉप कहा जाता है। जिस हैंगआउट्स में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड्स कैसे प्रिंट की जाती हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट्स और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सेलेक्ट करें, फिर जो है इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सेलेक्ट करें। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल रेफरेंस होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 3 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 प्रकार की सेल रेफरेंस होता है। पहला जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और जो तीसरा है वह मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे दोस्तों कि गैप वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, कौन सा?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सफारी वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। साथियों, सफारी से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सफारी जो एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसे एप्पल द्वारा विकसित किया गया है और जो ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। वेबकिट एक वेब ब्राउजर इंजन है जिसका उपयोग सफारी, मेल ऐप स्टोर, मैक ओएस, iOS और लाइनक्स पर कई अन्य ऐप के द्वारा किया जाता है। जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से किस रूप में होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि गेट के रूप में होता है। वेब ब्राउज़र हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP का उपयोग करके वेब सर्वर के साथ संचार करते हैं। जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का रिक्वेस्ट किया जाता है तो यह जो है गेट मेथड द्वारा होता है। गेट इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए होता है। पोस्ट जो है इसका प्रयोग नया रिसोर्स बनाने के लिए होता है। पुट जो है किसी मौजूदा रिसोर्स को अपलोड करता है और फाइंड जो है यह मेथड HTTP मेथड में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे कि पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि www.passportindia.gov.in पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है। एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों विकल्प बी यानी कि बफर ओवरफ्लो। अगला प्रश्न दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह विकल्प है यानी कि स्केलेबिलिटी का उपयोग किया जाता है। यहाँ से हम UPGK से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह जो है विकल्प डी यानी कि बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है जो इस प्रकार हैं: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो इसमें जो है बस्ती नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमको सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि न तो 1 और न ही 2, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। उत्तर प्रदेश को जो है 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जो इस प्रकार हैं: पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले आते हैं, पश्चिम आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले आते हैं और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले और तथा बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंदर 7 जिले आते हैं और बाकी उत्तर प्रदेश में कुल 11 नहीं 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो आप यहाँ पर ये फैक्ट जो है यूपी के बारे में याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी किशनपुर जो है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है और सुरहाताल यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। जबकि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। सूची का सुमेलन करना है। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या किस नदी के किनारे हैं? तो इनको यहाँ पर मिलाना है। तो आइए साथियों मिलान कर लेते हैं यहाँ पर। तो चित्रकूट जो है वह मंदाकिनी नदी के किनारे है, जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे और मथुरा जो है वह यमुना नदी के किनारे और अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि 4, 2, 1 और 3। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आगरा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आप सभी साथी भी उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन और भंडारण की क्षमता की दृष्टि से खतौली मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर की जो चीनी मिल है वह सबसे बड़ी चीनी मिल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह कोई भी विकल्प नहीं होगा। तो आप इस फैक्ट को याद कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल जो है मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल है। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि निजामाबाद जो आजमगढ़ में अवस्थित है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक सिल्क नहीं है? कंथा टांकी, जरदोजी, संगमरमर जड़ना और चिकनकारी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कांथा टांके यानी कि चिकनकारी, जरदोजी और संगमरमर जड़ना यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक सिल्क है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मिर्जापुर में। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश के किस संत को समर्पित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। गुरु पूर्णिमा एक धार्मिक त्यौहार है जो सभी आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं के सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व महर्षि व्यास को समर्पित है। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा आइए यहाँ पर देखते हैं विकल्प इनका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बुंदेलखंड से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह जो है विकल्प सी यानी कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसी का पूर्व नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। तो आप जो है कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, जो मर्यादा श्री राम के नाम पर हवाई अड्डा था उसी का नाम जो है अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। फतेहपुर सीकरी के पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था और यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फारसी भाषा का शब्द जो है वह फतह है जिसका अर्थ होता है जीत। रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का आप सभी साथी जो है उत्तर देंगे। तो यह जो है विकल्प यानी कि नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा रजा पुस्तकालय जो रामपुर में स्थित है उसकी स्थापना की गई। तो यह एक फैक्ट और आपसे पूछा जा सकता है कि रजा पुस्तकालय कहाँ पर है, तो वह रामपुर में है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य उत्तर प्रदेश है। साथियों अगर क्षेत्रीय परिषदों को देखा जाए तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें भारत में अवस्थित हैं। पहला जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि हैं। जबकि मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड आते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि रानी अहिल्याबाई के द्वारा।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उन्नाव में। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बरेली। और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट 14 का अंतिम और सवा प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी और जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो साथियों, आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया। तो जो भी मित्र यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लाभ हो रहा है तो आप जो है नीचे ज़रूर कमेंट में आप अपना कमेंट लिखेंगे और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। यहाँ पर जो है लेखपाल से संबंधित भी कक्षाएं इस चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। तो सभी साथी जुड़ेंगे एग्जाम फर्स्ट चैनल से और यहाँ पर आपको एक उम्दा और अच्छा कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।